हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन रुपी है हमारा है वो रेगुलरली यहाँ पे गिर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। तो इस वीडियो में हम एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे और भी जो फैक्टर्स हैं जिससे जो रुपी है वो यहाँ पे किस तरह से डॉलर के अगेंस्ट अपने वैल्यू को खो रहा है। और थ्री काइंड ऑफ डिमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ओवरऑल जो फॉलिंग रुपी है वो किस तरह से हुआ है और कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन जो कि हम इस गिरते हुए रुपी को कम कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने देखा रिसेंटली कि इंडियन रुपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, और ये लगभग 85 का जो वैल्यू है, मतलब $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़, उसको भी यहाँ पे पार कर चुका है। अप्रैल में ये जो एक्सचेंज रेट था वो आपका 83 था, मतलब $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़। लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 85 हो चुका है, जो कि डेप्रिसिएट कर रहा है रेगुलरली, इट इज़ वीकनिंग। एंड नाउ जो हम देखें कि एक दशक पहले इसका जो वैल्यू था वो $1 इज इक्वल टू 61 रुपी। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो डिक्लाइन है रुपी के वैल्यू में वो यहाँ पे रिलेटिवली डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टीडी कंटिन्यूसली हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी एक्सचेंज रेट के बारे में। सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट होता क्या है, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट जो वो डिटरमाइन करता है कि जो आपकी जो रुपीज़ है वो कितनी रुपी चाहिए एक फॉरेन करेंसी को बाई करने के लिए। सपोज डॉलर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो $1 को ख़रीदने के लिए कितना रुपी चाहिए। तो जैसे अभी फ़िलहाल वो 85.11 है लेटेस्ट। मैं अगर वैल्यू बताऊँ तो $1 इज़ इक्वल टू 85.11 रुपी। तो एक्सचेंज रेट वही होता है कि एक आपका जो रुपी है, जो फॉरेन करेंसी है, अगर उसको ख़रीदना है तो आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कितना होना चाहिए। ऑल राइट। और अगर हम बात करें जो फैक्टर्स है एक्सचेंज रेट को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली, राइट। तो जो एक्सचेंज रेट होता है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर इंडियन डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा $, अमेरिकन जितना डिमांड कर रहे हैं इंडियन रुपी से, तो इसका मतलब कि डॉलर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ते नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडियन जो है वो तो डिमांड कर रहे हैं $, लेकिन उसके साथ साथ वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जितना कि अमेरिकन डिमांड कर रहे हैं इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डॉलर का वैल्यू वो बढ़ जाएगा और इससे ये कॉस्टलियर हो जाएगा। तो जो परसिस्टेंट डिमांड इम्बैलेंस होता है वो स्ट्रेंथन करता है इस ट्रेंड को, और जिससे जो रुपी है वो वीकन होते चला जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर। क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेड इन गुड्स, जो ट्रेड होता है गुड्स में जो भी, तो वो यहाँ पे पहला फैक्टर होता है। तो अगर इंडियन इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा गुड्स फ्रॉम द यूएस, अगर हम सपोज़ आयात कर रहे हैं बहुत सारे गुड्स यूएस से इंडिया में, जितना कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो जो डॉलर का डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है आईएनआर के अगेंस्ट, राइट। सो इससे जो है डॉलर वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपी जो है वो वीकन हो रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा रुपी चाहिए $1 को ख़रीदने में, क्योंकि इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। यूएस से जो गुड्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है आईएनआर का वो यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। दूसरी बात हम देखेंगे ट्रेड इन सर्विसेज। तो किस तरह से सर्विसेज जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो सिमिलरली अगर इंडियंस जो है वो परचेज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यूएस गुड्स, जैसे कोई जो टूरिस्ट्स हैं, जो टूरिज़्म होता है, तो इंडियन जाते हैं यूएस में टूरिज़्म के तौर पे टूरिस्ट बन के, तो वो यहाँ पे डिमांड करते हैं यूएस गुड्स। किसके कंपेयर में? उसके कंपेयर में कि जो अमेरिकन हैं वो यहाँ पे इंडियन सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो अमेरिकन्स अगर उतना नहीं खरीद रहे हैं इंडियंस, लेकिन ख़रीद रहे हैं यूएस गुड्स को, ठीक है। इंडियंस जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सर्विसेज होगा, ऑल राइट। तो इंडियंस जो है वो यहाँ पे बहुत सारा जो है यूएस सर्विसेज परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। सो उससे क्या होता है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो भी सर्विसेज है उसको हम ख़रीद रहे हैं, और अमेरिकन जो है वो उतना इंडियन सर्विसेज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। सो इससे जो है डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है।
अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो अमेरिकन्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, किसके कंपेयर में, इंडियंस के कंपेयर में, कि वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस में, तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड फॉर द रुपी वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो अगर अमेरिकन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में तो इसका मतलब कि जो रुपी का डिमांड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो उससे क्या होगा, रुपी जो है वो यहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ेगा, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी घट रहा है। तो इसका मतलब अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। ऑलराइट, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी रिसेंटली फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट भी किया है वहाँ पे। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे लुक फॉर बेटर मार्केट, ठीक है, तो जहाँ पे उनको रिटर्न्स अच्छा मिले, तो ऐसा कुछ है। अब हम देखेंगे 3 तरह के फैक्टर्स जो कि यहाँ पे जो डिमांड्स हैं, 3 तरह के जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पे किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम इस मामले में बात कर रहे हैं उसको। सो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस सबसे पहले तो अगर यूएस जो है बैन कर देता है या फिर इम्पोज करता है हाई टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, तो इससे क्या होता है, जो रुपी का डिमांड है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हो। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने बोला कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका प्लान है कि काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए, उनके ऊपर जो है उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है कि अमेरिकन्स को रुपी नहीं चाहिए इंडियन प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए, तो ओवरऑल जो है रुपी वो यहाँ पे कम होगा, वो मतलब उसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगता है, अगर यूएस में किसी तरह का ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगता है किसी कंट्री के लिए, सपोज़ अगर इंडिया के लिए ही लगता है, तो उससे हमारा रुपी जो है वो कमज़ोर होगा। ऑलराइट, नाउ इन्फ्लेशन डिफरेंसेस के बारे में हम देखेंगे। तो इन्फ्लेशन डिफरेंस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन अगर हाई है, मतलब हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू यूएस, इससे जो है रुपी का वैल्यू वो कम होता है, ठीक है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है यूएस की इन्फ्लेशन के मुकाबले, तो इससे भी जो है रुपी का वैल्यू वो कम होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो या तो अवॉइड करते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उनका जो रियल रिटर्न्स है वो काफ़ी कम आता है, और इससे भी रुपी का जो डिमांड है वो काफ़ी कम आता है और रुपी जो है वो वीकन होता है, ठीक है। सो फॉलिंग रुपी, जो अभी रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में देखा, जैसे मैंने बताया कि $1 इज इक्वल टू 85.11 रुपी, जो कि यहाँ पे वैल्यू काफ़ी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, काफ़ी घटा है। ऑलराइट, हाउएवर INR एप्रिशिएटेड अगेंस्ट अदर मेजर करेंसीज जैसे यूरो, पाउंड, येन। तो सितंबर 2024 से हमने देखा कि जो रुपी का वैल्यू है वो एप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, दूसरे जो करेंसीज हैं जैसे यूरो, पाउंड, येन। हालांकि यूएस के मुकाबले ये गिरा है, लेकिन और जो दूसरे करेंसी है वो और ज़्यादा पिटे हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे डॉलर को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है। तो अभी रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस हुए थे एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो बनेंगे यूएस के प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे जो यूएस के पॉलिसी कंसर्न्स हैं उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर का वैल्यू बढ़ा है। जैसे ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं टैरिफ इम्पोज करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे इंपोर्ट टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिपोटेशंस के बारे में बात करेंगे, जो भी इलीगल्स यहाँ पे पीपल हैं या भी और भी जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं या और भी जो लोग वहाँ पे यूएस में काम कर रहे हैं दूसरे देश के, तो उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा, उनको दूसरे देश में भेजा जाएगा, अपने देश में भेजा जाएगा। और फिर टैक्स कट्स के बारे में उन्होंने बात किया कि जो बहुत सारे अमेरिकन्स पे कर रहे हैं टैक्स, खासकर जो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन जो टैक्स है वो जो पे करते हैं उसमें टैक्स कट होगा। ओके, तो इससे भी जो है हम बोल सकते हैं कि जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रुपी। जो इम्पैक्ट है रुपी का जो डेप्रिशिएट हो रहा है या वैल्यू कम हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इसके 2 तरह के इम्पैक्ट हैं, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो हम निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है ये फॉलिंग रुपी, क्योंकि बेसिकली हम अगर बात करें इंपोर्ट्स के बारे में तो लगभग 80% हमारा जो क्रूड ऑयल नीड्स है वो यहाँ पे हम पूरा करते हैं इंपोर्ट से ही, ठीक है। तो इससे जो है इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा
राइट। सो ये यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नाउ अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करें तो जो जैसे कि हमने बताया कि इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट जो है इंडिया का वो डॉलर डेनोमिनेटेड है। हम जो भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली इंपोर्ट हम जो है वो डॉलर में करते हैं, राइट। सो कॉस्टलियर इंपोर्ट का मतलब क्या? कॉस्टलियर इंपोर्ट मतलब आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ रहा है। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर रुपी गिरता है तो दो तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एक तो आपका इन्फ्लेशन मैनेजमेंट वो यहाँ पे चौपट होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो। लगभग 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पे वाइडन होते चला जाएगा। अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ये है कि अगर रुपी कमज़ोर होता है तो हमारा जो रेमिटांस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम रेमिटांस लगभग यू कैन से $120 बिलियन रेमिटांस अप्रॉक्सीमेटली हम बाहर से जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ पे बाहर से भेजते हैं हमारे देश में, तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द पॉजिटिव इम्पैक्ट। दूसरा जो है एक्सपोर्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जब भी रुपी का डेप्रिसिएशन होता है तो जो एक्सपोर्ट होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। हालांकि इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जब तक वो इंपोर्ट ना करें रॉ मटेरियल्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, ठीक है, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। हमारा होम ग्रोन टेक्नोलॉजी अगर है और वो हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या होम ग्रोन रॉ मटेरियल है वो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डैट विल बी द बेनिफिशियल। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिसी रिकमेंडेशंस। क्या क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए ताकि जो रुपी का यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, जो वैल्यू कम हो रहा है, उसको यहाँ पे रोका जा सके। तो जो रुपी का एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली हम डॉलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है डॉलर से ही ट्रेड करते हैं। तो हम डी डॉलराइजेशन के जब बारे में बात करें तो उसमें यही होता है कि जो भी हमारा जो एक्सचेंज रेट है, रुपी का एक्सचेंज रेट है, वो एक बास्केट ऑफ करेंसी से हम उसको कंपेयर करें, या एक्सचेंज रेट उस पर बेस्ड हो, ठीक है। जो रुपी का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो बास्केट ऑफ करेंसी पे बेस्ड हो, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। दूसरा, वी शुड अवॉइड यूजिंग इंटरेस्ट रेट टू डिफेंड द रुपी, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें हम यूँ कहें कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट होता है किसी कंट्री में, तो इससे उसके करेंसी जो है वो अप्रिसिएट होता है, ठीक है। तो जिससे बेसिकली यू कैन से कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं जब भी हाई इंटरेस्ट रेट होता है। तो हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको यूज़ ना करें इस तरह से कि रुपी के जो है वैल्यू या उसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के हिसाब से करें, बल्कि हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के हिसाब से एडजस्ट करें, राइट। तो ये एक पॉलिसी रिकमेंडेशन हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर हम फोकस करें। जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको एड्रेस किया जाए। जो इन्फ्लेशन टारगेट्स है, ठीक है, उस पर हम एडहियर करें, उसको फॉलो करें। और जो भी हमारे इंडियाज़ का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको रीइंफोर्स करें, उसके उसके कॉन्फिडेंस में हम बिलीव करें। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉलिसी रिकमेंडेशंस दैट कैन डेफिनेटली हेल्प to reduce the rupee depreciation against dollar. So thanks for watching this video. If you like the video, please subscribe it, share it, and you can comment. Thank you.